जस्ट बिकॉज यू आर लेट दैट डजंट मीन यू विल फेल। आप लेट स्टार्ट करो, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आप सीरियस नहीं थे या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, बाकी लोग आपसे आगे निकल चुके हैं, कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है तैयारी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन अब नहीं हो सकता क्योंकि आपकी तैयारी तो सिर्फ 4 महीने की है? बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअल में ये मैटर करता ही नहीं कि बाकी लोग कब से तैयारी कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप लोग ये 4 महीने अपना 200% देते हो, वो सब कुछ करते हो जो रिक्वायर्ड है सिलेक्शन के लिए, जो आपको करना चाहिए, तो डेफिनिटली आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। आई एम श्योर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दीदी बोलते तो सब है कि 4 महीने में पॉसिबल है, हो जाएगा, बट क्या सच में हम लोग 4 महीने में क्रैक कर सकते हैं नीट को? क्या सच में 4 महीने में करना पॉसिबल है? तो देखो, आज से 3 साल पहले मैं भी सेम टू सेम आप ही की सिचुएशन में थी। मुझे भी यही डाउट आ रहा था कि क्या अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ तो पॉसिबल है मेरा, हो सकता है अब 4 महीने में, या फिर नहीं हो पाएगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा था उस टाइम पे। तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब अपनी नीट जर्नी के थ्रू देना चाहूँगी, एंड अगर आप लोग अभी डीमोटिवेट फील कर रहे हो ना, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। दिस विल गोइंग टू मोटिवेट यू अ लॉट, एंड आप लोगों को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला इस वीडियो को देखने के बाद। एंड वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है जो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 11 से, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने पीसीएम भी ले ली थी। और मैंने आकाश ज्वाइन किया कोचिंग के लिए। तो उस साल क्या हुआ, कोविड आ गया और इस वजह से सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। तो मेरी पहले सुबह स्कूल की क्लासेस होती थी, फिर आकाश की, और फिर मैथ्स की ट्यूशन भी, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो शुरू में तो मैनेज हो गया फिर भी, मगर कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि ना मैं स्कूल की क्लासेस ले पा रही हूँ, ना आकाश की, ना मैथ्स की, सब कुछ फैला फैला सा हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो चुके थे मेरे, और मैं बहुत ज़्यादा पीछे चल रही थी स्कूल में जो चल रहा है और कोचिंग में जो चल रहा है वो सबसे। बट फिर जैसे तैसे मैंने 11th पास कर ली, और मेरे बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, बस निकल गई थी जैसे तैसे, और मुझे पता था मैं बहुत ज़्यादा पानी में हूँ। फिर 12th क्लास स्टार्ट होते मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, जो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे करने की सोचते हैं। तो अगर आप लोग अभी 11th में हो, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है 12th में जाने के बाद। मेरा ना 11th ऑलमोस्ट पूरा बैकलॉग था, तो मैंने वही सोचा जो हर कोई सोचता है कि अब 1 साल में करेंगे, अच्छे से फोड़ेंगे सब कुछ। तो मैंने सोचा कि फटाफट से पहले मैं अपना 11th कंप्लीट कर लेती हूँ 2-3 महीने में, फिर 12th करूँगी। और वो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। स्कूल और कोचिंग में तो 12th क्लास चल रही है, और मैं अलग से अपना 11th कर रही हूँ उम्मीद बैच से देखकर। इससे क्या हुआ कि ना मैं स्कूल की क्लासेस ले पा रही हूँ, ना मैं कोचिंग की क्लासेस ले पा रही हूँ, कि वहाँ पे चल रही है 12th और वो मुझे नहीं आती है। तो मैंने वो क्लासेस लेना छोड़ दिया, और फिर मेरा बैकलॉग स्टार्ट होने लग गया दोनों जगह, और फिर कुछ टाइम बाद टेस्ट स्टार्ट होने लग गए कोचिंग में, और मैं वो स्किप करने लग गई क्योंकि मैंने 12th क्लास कुछ पढ़ी नहीं है, मैं तो 11th कर रही हूँ अपना अलग। फिर ऐसा चलता रहा। फिर 2-3 महीने बाद जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ना मेरे को 12th आती, ना मैं 12th के टेस्ट दे रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी हूँ, और ना मेरी 11th पूरी हुई, और इस तरीके से तो नहीं चलने वाला है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी 11th को उठा के, मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर मैंने जितनी करी वो सबको मैंने पैक कर दिया, और मैंने वापस स्टार्ट कर दी 12th। तो अगर आप लोग 11th में हो और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको 12th में आके ये गलती नहीं करनी है। आपको जितना भी बैकलॉग है आप उसे साइड रखो। अब अपनी 12th क्लास जो है स्कूल या कोचिंग जहाँ से भी करो उसके साथ साथ करो, एंड एक बार आपकी 12th टाइम पे खत्म हो गई ना, तो आपको लास्ट में टाइम मिल जाएगा 2-3 महीने, जिसमें आप अपना 11th का बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपने मेरी वाली गलती कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें तो ना आप इधर के रहते हैं, ना आप उधर के रहते हैं, ना आपको 12th आई, ना आपको 11th आई, आप बीच में अटक गए हो कहीं जाकर। और वही मेरे साथ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने 11th को इतना टाइम दे दिया, बट ना मुझसे 11th हुई पूरी, और 12th तो मैंने पूरी ख़राब कर ही दी अपनी। अब मैं अगर स्टार्ट भी करूँगी तो भी मैं 3 महीना तो पीछे हूँ ही ना अपने कोचिंग से, तो मैं कैसे कवर अप करूँ सब कुछ? फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, एंड आई डिसाइडेड कि अब बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो टर्म 1 टर्म 2 करके 2 बोर्ड्स हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं, टर्म 1 आने वाले हैं तो मैंने उसकी तैयारी करी, फिर टर्म 2 आने वाले थे तो मैंने उसकी तैयारी करी, और मैंने कोचिंग की कोई क्लास नहीं ली। और बोर्ड्स खत्म होने के बाद मेरे पास 1 से 1.5 महीने का राउंड का टाइम बचा था। फिर अब मैंने सोचा कि अब नीट आने वाला है, अब मुझे क्या करना है? फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं अपना बायो और केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, तो 540 मार्क्स तो मुझे यही दे देगी। और मुझे फिजिक्स नहीं आती है, तो उसको मेरे को ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कि कहीं से मेरे 80 मार्क्स के अराउंड आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बायो और केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिया, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। मैं एनसीईआरटी को बहुत पढ़ती थी, और मेरा फोकस ये था कि मुझे इसमें 540 में से 540 मार्क्स ही चाहिए। बट अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं फिजिक्स में कहाँ से लाऊँ 80 नंबर, भी मुझे समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो नीट से ना 1-1.5 महीने पहले ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी वीडियोस डलती कि बस ये कर लो इतने से 80 मार्क्स आ जाएंगे, इतना कर लो 100 मार्क्स आ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग डालते हैं। तो मैंने वही किया कि जो कह रहे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इतने नंबर चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो चाहिए नहीं। तो मैंने वही वीडियोस देख ली, जो जो टॉपिक्स उन्होंने बताया, जो जो चैप्टर्स उन्होंने बताया, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मैंने पढ़ लिए थे। मेरा टारगेट था कि मुझे बस 80 to 100 मार्क्स चाहिए, और अगर इतना करने से आ रहे हैं और मेरे पास टाइम भी उतना ही बचा है, ज़्यादा टाइम है भी नहीं, तो वही कर लेते हैं। और वो जो एनालिसिस वो लोग बताते हैं ना, वो सारी पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे होती है। तो मतलब मैंने पीवाईक्यूज़ देख लिए थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे, इस टाइप के पहले आ रखे थे। तो मोस्टली मेरी जो स्टडी थी वो पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर थी। पर उसी साल नीट में पूरा पैटर्न चेंज हो गया। मतलब
फिज़िक्स जो थी ना वो लेजिट इतनी ईज़ी आ गई, इतनी ईज़ी बेसिक क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आ गए, सारे फ़ॉर्मूला बेस्ड कि अगर किसी ने पढ़ा है तो वो बहुत अच्छे से मार्क्स ले आएगा। मतलब उस साल बच्चों ने 180 160 बहुत अच्छा स्कोर किया है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। बट मैं फिज़िक्स में नहीं स्कोर कर पाई थी। मैं चैप्टर्स छोड़ ही रही थी। मेरा डिसाइडेड था कि भई मुझे 40 से 50 नंबर का पेपर फिज़िक्स में छोड़ना ही है, क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं जा रही हूँ। तो अब वो ईज़ी आ रहा है, टफ़ आ रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो छोड़ना ही था। और जिस टाइप की न्यूमेरिकल्स मैं पढ़ के गई थी, जितना मैं पढ़ के गई थी, उतना भी नहीं आया। मतलब बहुत ईज़ी आ गया और मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे बिल्कुल भी। जिसको आता था उसके लिए तो बहुत ईज़ी पेपर था, पर मैं तो पढ़ के ही नहीं गई थी, चीज़ें छोड़ के गई थी। जो पढ़ के गई थी वो आया नहीं, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं ब्लैंक हो गई थी फिज़िक्स के सेक्शन पे जाके कि भई कैसे क्वेश्चन्स आ गए हैं, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बायो एंड केमिस्ट्री जिसमें मैंने सोचा था मुझे पूरे 540 में से 540 ही चाहिए, वहाँ पे भी दिक्कत हो गई। मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा लेवल टफ हो गया, जिससे बायो और केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स कट गए थे और इतने तो नहीं आ पाए थे। फिर मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचा था पेपर करते टाइम कि यार कुछ तुक्के मार देती हूँ, क्या पता चल जाए। और मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर इस उम्मीद से आई थी कि यार मेरे कुछ तुक्के चल जाएँगे। मैंने 680 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था और मैं यही सोची थी यार मेरे कुछ तुक्के चल जाए और मेरा बस किसी तरह 600 क्रॉस हो जाए। फिर जब वो पेपर चेक किया, मतलब मैंने तो किया भी नहीं था, मेरी बहन ने चेक किया था वो पेपर। और जब उसने चेक करके बताया कि 575 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे को इतना ज़्यादा दुःख हो रहा था कि भाई कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन रह गया। फिर मैंने पेपर चेक किया तो मैंने देखा कि मेरा एक भी तुक्का नहीं चला है। लेजिट एक भी, मतलब मैंने जितने भी तुक्के मारे थे सब गलत हो गए। और इस चक्कर में मेरा 600 क्रॉस हो ही नहीं पाया। और मुझे इतना ज़्यादा दुःख हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ? उसी रात समझ नहीं आता कि अब क्या होगा? फिर मैंने कट ऑफ वीडियोज़ देखनी स्टार्ट कर दी, तो सब कह रहे थे कि पेपर हार्ड आया इस बार, कट ऑफ कम जाएगी। तो मैंने ये खुद सोच लिया कि यार मेरे जितने मार्क्स जो है उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि कितनी कम जाएगी, क्या मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मतलब एक ही ह्यूमन नेचर होता है कि हमेशा अपने लिए अच्छा सोच के चलते हैं। तो जैसे ही मैंने सुना बहुत सारी वीडियोज़ में कि कट ऑफ कम जाने वाली है, मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। बट मैंने 1% भी ये नहीं सोचा कि अगर नहीं हुआ तो? फिर क्या होगा? और मतलब मैंने दूसरी साइड सोची ही नहीं, मैंने यही सोच लिया कि मेरा हो जाएगा और मेरे घर में भी सबको बोल दिया कि यार कट ऑफ कम जाने वाली है इस बार, मेरा हो जाएगा, मुझे मिल जाएगी सीट। और यही मेरी अगली बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ये खुद से प्रिज़्यूम करके चलना कि मुझे मिल जाएगा। मतलब ठीक है, हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बट मुझे ऐसा एकदम 100% नहीं सोच के चलना चाहिए था उस टाइम पे। मुझे नेगेटिव साइड भी लेके चलनी चाहिए थी कि व्हाट इफ नहीं हुआ तो? बट मैंने नहीं सोचा उस टाइम पे बिल्कुल भी। मैंने फिर काउंसलिंग में पार्ट ले लिया, मैंने मेडिकल कॉलेज के सपने देखने शुरू कर दिए कि अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैं कॉलेज जाने वाली हूँ और क्या-क्या एसेंशियल्स चाहिए होते हैं वो सब कुछ, एमबीबीएस बुक्स वगैरह सब कुछ, सारी वीडियोज़ देखनी स्टार्ट कर दी मैंने। कॉलेजेस की प्रेफ़रेंस लिस्ट बना ली मैंने अपनी एंड मैंने बहुत मज़े मारे, पूरा कि इस उम्मीद में कि मुझे सीट मिलेगी। तो राउंड 1 हुआ उसमें मुझे नहीं मिला, राउंड 2 हुआ उसमें मुझे नहीं मिला, फिर मॉक अप राउंड हुआ उसमें नहीं मिला, फिर लास्ट राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड। उस राउंड पर मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें टिकी हुई थी कि यार अभी आखिरी राउंड है, इसमें मुझे मिल जाएगा, इसमें मुझे मिलना ही चाहिए। फिर 22 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट आया, मैं सुबह-सुबह उठी इस उम्मीद से कि मुझे सीट मिलेगी, मैंने पीडीएफ देखी एंड उसमें मेरा नहीं हुआ। और उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी घर में कि मेरा नहीं हुआ है और अब मुझे वापस से ड्रॉप लेना पड़ेगा, स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं नहीं समझ पाई थी क्योंकि मैंने ना अपने मम्मी-पापा को बहुत ज़्यादा उम्मीदें दे रखी थी कि यार मेरा हो जाएगा और मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे बोलूँ कि नहीं हुआ। वो लोग मुझसे पूछे जा रहे थे कि क्या रिज़ल्ट आया इस राउंड का, मिला या नहीं मिला, और मैं नहीं बता पाई थी। मैं बार-बार टाल रही थी कि नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। बट फिर मैंने सोचा यार बताना तो पड़ेगा ही, कब तक छुपा लूँगी। फिर मैंने कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ घंटे बाद ही मैंने उन्हें बताया दिन में कि आ चुका है और मेरा नहीं हुआ। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था सुबह-सुबह वो पीडीएफ में देखकर कि मेरा नहीं हुआ है। बट मैं कंट्रोल करके बैठी थी। बट फिर जब मैंने बताया और मैंने बहुत रोना शुरू कर दिया, मेरा हो गया कि मम्मी अब क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे 4 महीने बचे हैं और अब वापस से पढ़ना शुरू करना है। मतलब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी हो क्या गया है। मैं तो इस उम्मीद में बैठी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मेडिकल कॉलेज जाऊँगी, बट एकदम से वो उम्मीद टूट गई और अब वापस से नीट की तैयारी शुरू करनी है, वो भी 4 महीने बचे इतने शॉर्ट टाइम में। तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी इसके लिए बिल्कुल भी और मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं कैसे इससे बाहर आऊँ, कैसे इसको करूँ फेस, मुझे नहीं समझ में आ रहा था बिल्कुल भी, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई थी। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मतलब अप्रॉक्सिमेटली मुझे 1 हफ्ता लग गया होगा खुद को सँभालने में उस चीज़ से कि नहीं हुआ है और वापस रियलिटी में आना है। मतलब गिरते हैं, उठते हैं, सँभलते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो खुद को मतलब और कोई ऑप्शन था नहीं। अब 4 महीने हैं, नीट का एग्ज़ाम है, वापस देना ही पड़ेगा। तो वापस से की रियलिटी यही है कि मुझे देना पड़ेगा, अब नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ नॉट ईज़ी फॉर मी बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा। बार-बार मन में एक ही सवाल था कि मैंने ड्रॉप भी लिया, मैंने वापस स्टार्ट भी किया, नीट भी दिया दोबारा, बट मेरे को तो सिर्फ़ 4 महीने ही मिले ना करने के लिए। अगर मुझे पता होता कि मेरे को ड्रॉप ही लगेगा, मेरे को सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो मैं पूरा साल अच्छे से पढ़ती। बट अब सिर्फ़ 4 महीने मिले और अगर अब नहीं हुआ मेरा क्लियर, तो फिर क्या होगा? मतलब मेरा एक ही सपना था बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है मेरी फैमिली का, और अगर अभी पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा?
मेरी एक गलती की वजह से मैं अपना सपना खो बैठूँगी एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मैंने क्यों सोच लिया ऐसा कि मेरे को सीट मिल जाएगी। मेरे को एटलीस्ट 1% तो सोच के चलना चाहिए था ना कि नहीं मिला तो कुछ तो पढ़ लेती साइड बाय साइड, कुछ तो कर लेती। कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद, तब कैसे होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि नहीं हो सकता 4 महीने में, क्या कैसे कर लूँगी मैं? पेरेंट्स ने भी कह दिया था कि आखिरी ड्रॉप है, इसके बाद हम और नहीं दिलाएँगे, तो जो करना है अब इसी में करना है। 4 महीने बचे थे, नहीं समझ में आ रहा था, बार-बार खुद ही पे गुस्सा करे जा रही थी। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा और मुझे एक ही चीज़ लग रही थी बार-बार कि अगर मैंने अब पढ़ाई करी और मेरा नहीं हुआ, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मुझे यही लगेगा कि यार मैंने अगर वो टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना, तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, गलती मेरी है। तो मैं खुद को कभी फेस नहीं कर पाऊँगी। मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगी इस चीज़ से कि मैंने अपनी गलती की वज़ह से अपना सपना खो दिया। मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये। और ये सारी चीज़ें ना कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चली जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था और इस वज़ह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में उस टाइम पे। पहली बात तो सारी बुक्स को दोबारा इतने टाइम बाद उठाना, जिनको मैंने पूरा पैक करके रख दिया था कि अब इनको मुझे दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब एमबीबीएस की बुक्स पढ़ूँगी मैं। उनको वापस अलमारी से निकालना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए उन सबको वापस देखना। फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को नहीं हो पा रहा था मेरे से वो सब कुछ। वो सब किया और फिर जैसे-तैसे अगर मैं पढ़ने बैठ भी रही थी, तो बार-बार दिमाग में यही चीज़ चली जा रही थी मेरे कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया? नहीं करा होता तो आज मेरे को ये चीज़ें आती होती, मेरे को इतना आता होता, मैं शायद मॉक टेस्ट दे रही होती, मैं पता नहीं क्या कर रही होती, मेरे कितने मार्क्स आ रहे होते, मैं रिवाइज़ कर रही होती, मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें बार-बार चली जा रही थी और मैं पढ़ने की कोशिश कर भी रही थी ना, तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी। एक-एक दिन खुद से फाइट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था। मैं वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती वो कैसा था, बट हर दिन बहुत एक्सेस डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। इतना भारी दिन था कि बस कैसे कट जाए वो दिन मेरे। पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई थी मेरी, सारे थॉट्स मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। जब पढ़ने बैठो रोना आ रहा था, जब पढ़ने बैठो कुछ और लग रहा था। बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे सबने समझाया कि कल नहीं भूलेगी तो कल कैसे बदलेगी? अगर मुझे कुछ करना है, मुझे अपना फ्यूचर बदलना है, मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो मुझे पास्ट को भूलना पड़ेगा। जब तक मैं पास्ट को लेके बैठी रहूँगी, इन्हीं चीज़ों को सोचती रहूँगी, रिग्रेट रखूँगी अपने मन में, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अब जो हो गया, वो मैं नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन जो आगे का टाइम है, वो तो मेरे हाथ में है ना, उससे तो मैं कर सकती हूँ। मैं कितना भी रो लूँ, कितना भी सोच लूँ, कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, वो टाइम वापस नहीं आएगा। जो वेस्ट हो गया, वो हो गया। लेकिन जो 4 महीने अब मेरे पास बचे हैं, अगर मैं उसमें अपना 100% दूँ, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं उसमें कर सकती हूँ, लेकिन अगर अभी भी मैं उन सबको सोचती रहूँगी जो पहले हो गया, तो बिल्कुल नहीं होगा। और फिर बाद में मुझे इस चीज़ का रिग्रेट होगा कि यार 4 महीने तो मेरे पास थे ना, जब मुझे अकल आई थी तब 4 महीने तो थे ना मेरे पास। उसमें तो मैं शायद कर सकती थी, क्या पता हो जाता और मैंने वो भी बर्बाद कर दी और वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं खुद को शायद माफ़ ना कर पाऊँ, मैं रिग्रेट में रहूँ कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। बट अगर मैंने अब भी टाइम वेस्ट कर दिया, तो और रिग्रेट होगा। तो एटलीस्ट एक रिग्रेट तो मैं कम कर सकती हूँ ना अपना। बाद में कम से कम ये तो नहीं लगेगा ना कि जब अकल आई थी, जब टाइम था मेरे पास, चाहे कम ही टाइम था बट जितना भी था, मैंने उसको भी यूज़ नहीं किया। तो एटलीस्ट इतना तो करके देखते हैं। और फिर जब मुझे सब कुछ समझ में आया, फिर मैंने वैलिडेशन माँगनी बंद कर दी। मैंने वीडियोज़ देखनी भी बंद कर दी कि क्या पॉसिबल है 4 महीने में या नहीं। मतलब मेरा हो गया था कि जो है यही है, मुझे इसी में करना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है कि पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। इसके बाद मेरे को कोई और ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो मुझे जो करना है इसी में करना है। अगर पॉसिबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मुझे इसी में ही करना है और मैं करके दिखाऊँगी। ना मेरे पास ड्रॉप लेने का ऑप्शन है और ना मुझे फ़र्क पड़ता पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि मेरे को जो करना है मुझे इसी में करना है। आई हैव टू मेक इट पॉसिबल। मैं अपना 200% दूँगी, मैं अपना 500% दूँगी, जितना रिक्वायर्ड होगा मैं वो सब कुछ करूँगी, बट मुझे इसी में ही करना है, मुझे इसी में ही करना है। ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्लियरली बैठ गई थी फिर और उसके बाद मैं नहीं रुकी, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया करना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका भी टाइम वेस्ट हो चुका है मेरी तरह किसी भी सिचुएशन की वजह से और आप भी सेम थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, आप इन्हीं सब में उलझे हुए हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, रोना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, आप लोग काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से, तो आपको बस 2 चीज़ें करनी है। पहला, पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि जब तक वो आपके दिमाग में रहेगा, आप अपना फ्यूचर नहीं बदल पाओगे। उसे भूल जाओ। आपको बस अपनी गलतियाँ याद रखनी है कि आपका जो भी वेस्ट हुआ है टाइम, जो भी हुआ है, वो किस वजह से हुआ है और वो आपको रिपीट नहीं करनी। पास्ट में से ना सिर्फ़ अपनी गलतियाँ याद रखा करो कि हमने क्या गलतियाँ करी थी, ताकि वो आगे दोबारा ना हो फ्यूचर में। बाकी सब भूल जाओ, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है? तो जितना भी टाइम वेस्ट हुआ, उसे लेट गो करो, वो वापस नहीं आ सकता। जिस वजह से हुआ है, उसको याद रखो कि बस अब ये गलती आगे नहीं करनी, ताकि मेरा और टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड, बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई ड्रॉप ईयर का भी आपके पास ऑप्शन है। कोई कह रहा है होगा पॉसिबल, नहीं होगा पॉसिबल, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी से वैलिडेशन नहीं माँगनी है।
आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ और जो है मुझे इसी में ही करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ड्रॉप का। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे जब मेरे पेरेंट्स ने मना किया था कि हम तुझे एक और ड्रॉप नहीं लेने देंगे, तो मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि भई अगर अब नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरा तो सपना चला गया। बट नाउ आई फ़ील कि वो बहुत राइट थे। क्योंकि जब तक दिमाग में ये रहता है ना कि यार एक और अटेम्प्ट है हमारे पास, नहीं होता, गलतियाँ कर देते हैं, तो दिमाग में क्लियर रखो कि नहीं है कोई और अटेम्प्ट, इसी में करना है जो करना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो हो गया। पढ़ाई हमेशा ऐसे करो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है और ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट है। क्योंकि जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरे को बोल रखा था कि नहीं हुआ तो हम एक अटेम्प्ट को दे देंगे। तो मेरे दिमाग में वही था कि यार नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लूँगी, अगले में कर लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं बहुत कैजुअल हो गई, छोड़ के चली गई चैप्टर, सब कुछ रिस्क ले लिया, कर लिया मैंने जो करना था। बट जब ये हुआ ना कि अब और अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, तब दिया मैंने अपना बेस्ट। तो ये सबके साथ होता है, जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि यार एक और ऑप्शन अवेलेबल है, प्लान बी है, तो नहीं होता। तो जो भी आपका प्लान बी उसे आप साइड रखो 4 महीने के लिए एंड स्टडी लाइक दिस इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना कि आपके पास कोई और अटेम्प्ट है या कुछ है, ये आपका आखिरी है और बिल्कुल आपको इसे आखिरी की तरह और बेस्ट की तरह आप पढ़ाई करनी है, पहली चीज़ तो ये। एंड नेक्स्ट किसी से भी आपको वैलिडेशन नहीं माँगनी कि क्या पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ और जो है यही है, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या 4 महीने में हम कर पाएँगे? क्या इतने कम टाइम में हो पाएगा? बाकी बच्चे हमसे आगे निकल चुके हैं, क्या हम कर सकते हैं? करना ही है, कर सकते हैं का ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही है, जो है यही है, इसी टाइम में करना है। तो जब भी कुछ भी थॉट्स आए तो आपको ये बोलना है जो है यही है और मुझे इसी में करना है, अपना 100% दूँगा, जहाँ नीड होगी 200 भी दूँगा, जहाँ नीड होगी 500% भी दूँगा। बट जो है इसी में करूँगा, जो-जो रिक्वायर्ड है सब करूँगा, तो फिर कैसे नहीं होगा? बिल्कुल पॉसिबल है, बट जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बहुत फ़ेमस लाइन है, बहुत मेहनत करो क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। तो करो ना बहुत मेहनत, क्यों नहीं होगा? करो ना बहुत मेहनत, जब सबका हुआ है तो आपका भी होगा, आपका क्यों नहीं होगा? तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने 2 डिसीजंस लिए थे। एक तो ये कि मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बचा ही नहीं है, मेरे पे बहुत कम टाइम है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करूँगी। तो जितने भी बच्चे बोलते हैं कि क्या दीदी 4 महीने में पॉसिबल है, हो पाएगा? देखो अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स टाइम कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करते हो, तो कम नहीं पड़ेगा। इतना कम भी नहीं है कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ पाओ, वो पढ़ सकते हो आप। उतनी पढ़ाई आप कर सकते हो जितनी आपको सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ोगे, जितना डिटेल में जाओगे तो इतना नहीं हो पाएगा, बट सिलेक्शन वाली पढ़ाई हो सकती है। सेकंड मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, क्योंकि अगर मैं कोचिंग लेती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा लेक्चर्स लेने में लंबे-लंबे, फिर मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मुझे था कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है और मैंने डिसाइड किया कि मैं वन शॉट से करूँगी उम्मीद बैच के लेक्चर से। तो फिर मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंटिन्यू करी, सब कुछ किया और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो आया मेरी जर्नी में वो ये था कि मेरा पहले 575 पे सिलेक्शन रुक गया था और जब मैं अपने फाइनल फुल मार्क्स दे रही थी लास्ट में, तो मेरा अगेन स्कोर 575 टू 580, 590 इसी पे आके रुक रहा था, जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था। मतलब मुझे यही डाउट था कि मैंने जिस स्कोर पे पहले ड्रॉप लिया और उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया, ठीक है? और उसके बाद वापस से मैंने उस स्कोर को बढ़ाया, पहले 400 डाला था, फिर 450, फिर 500, फिर 550 और अब उस स्कोर पे जाके अटक चुका है जिस पे मैंने ड्रॉप लिया। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? मतलब मेरी हालत ऐसी थी ना उस टाइम पे कि कोई बस बता दे कि तू ये कर ले और तेरे मार्क्स बढ़ जाएँगे। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ? क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया था जो-जो मुझे लग रहा था कि आइडियल है। मेरी जो पहले गलतियाँ हुई थी, तो मेरे को पता था कि यार मेरी पहले ये गलतियाँ हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उन सबको मैंने इम्प्रूव किया। मैंने वो गलतियाँ रिपीट नहीं करी। आई ट्राइड एवरीथिंग एंड फिर भी स्कोर उतना ही। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब मैंने पहले गलतियाँ करी तब भी इतना ही आ रहा था, अब सब कुछ इम्प्रूव किया तब भी इतना ही आ रहा है। तो अब क्या रह गया है? कमी क्या जा रही है मेरी प्रिपरेशन में? एंड द फैक्ट इज़ कि अब टाइम भी नहीं बचा बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि ये स्कोर मेरा ऑलमोस्ट नीचे 1 हफ्ते पहले यही आ रहा था और मैं बहुत रो रही थी अगेन कि इस स्कोर को कैसे लेके जाऊँ? ये नहीं जा रहा, ये अटक चुका है कहीं जाके। जब स्टार्टिंग में आया था स्कोर तब मैंने सोचा कि ठीक है इम्प्रूव हो जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है, करूँगी, पर करते-करते लास्ट तक यही रहा और मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या गलती रह गई कि ये इम्प्रूव ही नहीं हो पाया। बट एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी करी थी कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे ना, तो चाहे मुझे कितना भी डिमोटिवेशन हो उस चीज़ से, मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए, ठीक है? उन मॉक टेस्ट को देने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से रिव्यू भी किया है। मैंने अपनी गलतियाँ देखी कि क्या हो रही है और उन गलतियों को मैंने इम्प्रूव भी किया। चाहे मुझे कोई वीडियो देखनी पड़ी हो, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ी हो, मुझे रिवाइज़ करना पड़ा हो, जो मुझे लगा कि इसको मैं ऐसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, आई ट्राइड दैट वे। और फिर मैंने पूरी कोशिश करी कि वो सेम गलतियाँ मैं आगे किसी और मॉक टेस्ट में रिपीट ना करूँ। तो मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कितना भी डिमोटिवेशन होता हो हर मॉक टेस्ट को देने के बाद, पर मैं फिर भी अगला मॉक टेस्ट देती थी इस होप से कि शायद अब मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। पर मुझे किसी मॉक टेस्ट में ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर नीट का एग्ज़ाम आ गया, मैं देने चली गई। फिर पेपर देने के बाद मुझे कहीं न कहीं था कि पेपर इतना बुरा भी नहीं हुआ, बट मैं श्योर नहीं थी कि क्या होगा। मैंने 696 का अटेम्प्ट किया था और फिर जब घर आके मेरी बहन ने दोबारा से मेरा पेपर चेक किया,
उस टाइम पे जब उसने बोला कि 666 बन रहा है, तब जाके कुछ हुआ कि भाई फाइनली मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने जो 4 महीने मेहनत करी है, एक दिन रात एक किया, आई गॉट द रिज़ल्ट नाउ। इट वाज़ ऑल वर्थ इट। मैं इतनी खुश थी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई एक्साइटमेंट में कि ये क्या हो गया? मतलब फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। जो सपने मैंने पहले देखे थे, जो फिर टूट गए थे, अब वो मैंने वापस से देखने शुरू कर दिए थे। इस बार आई वाज़ श्योर कि अब नहीं टूटने वाले, अब पक्का से सीट मिल जाएगी, अब पक्का से कॉलेज मिल जाएगा। इतने मार्क्स पर तो मेरा सिलेक्शन पक्का से हो जाएगा। खुशी के साथ-साथ मैं थोड़ा शॉक भी थी कि भई इतने नंबर मेरे कैसे आ गए? क्योंकि मॉक टेस्ट में तो कभी नहीं बढ़ा मेरा स्कोर, बट नीट में इतने नंबर, जहाँ 600 भी पार नहीं हो रहा था, वहाँ 650 प्लस कैसे आ गए मेरे? तो इट वाज़ शॉकिंग ऑल्सो फॉर मी, बट देन आई रियलाइज़ कि जितनी भी गलतियाँ मैंने मॉक टेस्ट में करी थी, वो सारी गलतियाँ मेरी नीट में नहीं हुई। एंड मेरे को जो रिज़ल्ट मिला था ना, वो मेरे सारे मॉक टेस्ट का क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट था, वो मेरा बेस्ट स्कोर था। मैंने मॉक टेस्ट दिए, मेरे किसी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़े, लेकिन उस सब का रिज़ल्ट मुझे नीट में मिला और वही तो चाहिए था। मैंने वहाँ पे गलतियाँ नहीं करी, इट वाज़ माय बेस्ट स्कोर। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया, ये मेरा बहुत सही डिसीजन था और ये बेस्ट था। मतलब अगर मैं कर देती ना, तो शायद नहीं होता। एंड फिर मेरे को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया, जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज था। तो 4 महीने पहले जो मैं रो रही थी इतना कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे 4 महीने बाद आज मैं इतना खुश हूँ, मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज भी आपको डर लग रहा होगा, नहीं पता लग रहा होगा कि होगा, नहीं होगा, क्या करें? बट अगर ये 4 महीने आप लोग अपना बेस्ट देते हो ना, जो-जो रिक्वायर्ड है वो सब कुछ करते हो ना, अपना डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हो, तो डेफ़िनिटली आपके जो आज आँसू है ना, वो ज़रूर आपकी खुशी में बदलने वाले हैं 4 महीने बाद। अभी जितना दुःख हो रहा है ना, आपको इससे ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। ट्रस्ट मी, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस करा है और मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप जितना रो रहे हो ना, बहुत खुशी मिलेगी अगर 4 महीने मेहनत कर ली तो। अंदर से थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखो अपने आप को। मैं हर दिन खुद को पॉज़िटिव रखने के लिए बोलती थी, बस इतने दिन और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतने दिन और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इससे मुझे ऐसा लगता था जैसे हर दिन जा रहे हैं ना, तो उसको मैं डिमोटिवेशन की जगह में उसे लेती थी, बस इतने दिन और मेहनत करनी है, फिर मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं हमेशा खुद के लिए पॉज़िटिव ही सोचा है मैंने फिर, तो आप भी सोचो बिल्कुल। एंड अगर अभी कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि दीदी आपके तो 575 आए थे, इसलिए आपका हो गया 4 महीने में, हम एकदम ज़ीरो पे, हमारे बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो क्या हमारा होगा? तो देखो, मेरे ना फिज़िक्स में बिल्कुल भी बेसिक्स क्लियर नहीं थे, क्योंकि अगर मेरे बेसिक्स क्लियर होते ना, तो मैं उस साल रहती नहीं। क्योंकि फिज़िक्स बहुत बेसिक आई थी, मैं निकाल लेती, बट मैं रह गई, तो मेरे फिज़िक्स में बिल्कुल भी बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो फिज़िक्स तो मेरी नील बटा नील थी, जो मेरे को एकदम से रीस्टार्ट करनी थी ज़ीरो से। एंड बायो एंड केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, बट आप खुद सोचो, 5.5 महीने का गैप बहुत बड़ा होता है और इस गैप में हमें कुछ भी नहीं याद रहता। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि दीदी हमने आज जो पढ़ा है हमें कल लगता है हम भूल गए हैं, 2 दिन बाद हमें कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं चीज़ें, ठीक है? बहुत नॉर्मल सी बात है। आज आप कुछ पढ़ोगे, आप 10 दिन बाद उसका 80% भूल चुके होंगे। उस टाइम बाद आप पूरा भूल चुके होंगे। फिर 1 महीने बाद ऐसा लगेगा आपको कि यार मुझे कुछ चैप्टर याद ही नहीं, मुझे वापस से वीडियो देखनी पड़ रही है। तो आप खुद अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि अगर आप रिवाइज़ ना करो तो आप बिल्कुल भूल जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो चैप्टर आपके दिमाग से और 1 महीने में ही हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बीच-बीच में कुछ-कुछ रिवाइज़ करते रहा करो। तो मेरा तो पूरा 5.5 महीने का गैप ऐसा लगा था जिसमें मैंने कुछ नहीं देखा था, एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। मैंने वापस से उम्मीद बैच के लेक्चर्स देखे थे, मैंने वापस से एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, मैंने वापस से सब कुछ किया था। तो इसलिए 575 से 666 की जर्नी नहीं थी, ज़ीरो से ही थी। मुझे पता है उस टाइम पे मुझे कुछ भी याद नहीं था और मेरी कितनी बुरी हालत थी कि 4 महीने में कैसे होगा और कैसे सब कुछ करना है। एक-एक शब्द मेरे को कितनी मुश्किल से मैंने वापस सब कुछ याद करा और सब कुछ लेक्चर्स देखे हैं। तो आई नो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड येस, डिफ़िकल्ट तो है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत ईज़िली कर लोगे, आपको भी दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा, गिव अप करने का मन करेगा, बट रुकना नहीं है। ट्रस्ट मी, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, सब कुछ करोगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्रूटफुल ही होगा सब कुछ। सो अब मैं जो आपको सरप्राइज़ का बताई थी वो ये है कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो मेरी तरह, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से रिसोर्सेज़ को फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग फटाफट से जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हो और वो आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ मिलेगी तीनों सब्जेक्ट्स की। आपको नोट्स के लिए पीडब्ल्यू मेडिजी बुक की पीडीएफ मिलेगी। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे पार्ट टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट भी मैं वहाँ पे बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। एंड एमआर सर के 6000 क्वेश्चन की बुक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जहाँ से आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी इस प्रिपरेशन में। तो जाओ जाके ज्वाइन करो एंड उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। जब सब कुछ फ्री में अवेलेबल है तो जाओ यूज़ करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अभी इस वक्त डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड मेरी 15 के सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। आपको तो बस एक बटन ही दबाना होता है ना फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो गाइस।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर नीट प्रोफेशन।